फैन यही कहीं हो, ये लगूंगा क्या? बड़ा लिखो बेटा, तो यही ना दिख पा रहा तो दुनिया को क्या दिखेगा? हम्म। लिख दिया साहब, धन्यवाद। सही लिखा है। ठीक है साहब। तो सिविल रॉन्ग का मतलब है सबसे पहले जहां पर रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है या ओमिशन। ठीक है। साथ में उससे क्या हो रहा है? लीगल डैमेज। ठीक है। अब लीगल डैमेज को एक वर्ड में क्या कहेंगे? वायलेशन ऑफ राइट्स। ठीक है। इंजरी है लेकिन वो लीगल इंजरी है। कैसी इंजरी है? फिजिकल नहीं होती है, ज्यादातर राइट का वायलेशन। और तीसरा, जब वायलेशन है तो हर्जाना लिया जाए। क्या मिलेगा? लीगल रेमेडी। ये नहीं कह सके 2 घंटे मुर्गा बन जाए। तेरी पेड़ की जो ब्रांचेज है मेरे घर में तोड़कर फेंक दी है, कोर्ट वोट नहीं जाए, तुझे 2 घंटे मुर्गा बना दिया। या गर्मी पड़ रही है, उसको चेयर पर बांधकर बैठ धूप में रख दिया, ये नहीं है। क्या मिलेगी? लीगल रेमेडी। कितने तरीके की लीगल रेमेडीज होती है? कौन कौन सी? हम्म। हम्म। ठीक है सर। अब यहां पर अगर सिविल रॉन्ग हो रहा है, क्या हो रहा है साहब? सिविल रॉन्ग। कितनी पार्टी होंगी इसके अंदर? अरे कितनी पार्टी होंगी भाई? दो। कौन कौन? तो यहां प्लेंटिफ हो जाएगा और यहां डिफेंडेंट। ठीक है साहब। तो प्लेंटिफ का मतलब है वो जिसके अगेंस्ट में रॉन्गफुल एक्ट हुआ है, विक्टिम है साहब। ठीक है। और यहां डिफेंडेंट रॉन्ग डूअर। ठीक है। तो लाइबिलिटी किसकी बनेगी यहां पर? ठीक है। तो यहां पर जो डिफेंडेंट है उसकी लाइबिलिटी होगी। और लाइबिलिटी क्या होगी? इसको कंपनसेट करने की, इसको हर्जाना देने की, क्षतिपूर्ति। ठीक। दायित्व को हिंदी में क्या कहते हैं? वो लाइबिलिटी को दायित्व कहते हैं। मैंने आंसर दे दिया। मैं कौन बनेगा करोड़पति में होस्ट नहीं हो सकता, सारे आंसर पहले बोल दूंगा। क्या इस सवाल का आंसर ए है? आप क्या सोचते हैं? तो लाइबिलिटी को दायित्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अब मेरा सवाल यह है कि लाइबिलिटी कितने प्रकार की होती है? अभी मैंने कोई भी स्पेसिफिक टॉट नहीं पढ़ाया है। मैं अभी आपका बेस मजबूत कर रहा हूं। बेस मजबूत हो गया, बाकी चीज आप कर लोगे। क्योंकि बेस मजबूत नहीं है तो मैं कितने आपके सामने गाता रहूं, बजाता रहूं, तुम नहीं समझ पाओगे। तो बेस सबसे पहले इंपॉर्टेंट। प्लेंटिफ समझ में आ गया। डिफेंडेंट। लाइबिलिटी किसकी है? डिफेंडेंट की है। क्यों है? क्योंकि इसने ही रॉन्गफुल एक्ट किया है। तो अब ये लाइबिलिटी जो है या दायित्व जो है, जैसे पनिशमेंट होता है, अगर क्रिमिनल लॉ में बात करते हैं तो पनिशमेंट कितनी तरीके का है? 6 तरीके का है। बड़ा अपराध किया है तो फांसी पे लटका देंगे। थोड़ा सा लगेगा अगर ठीक है कर दिया है तो लाइफ इंप्रिजनमेंट दे देंगे। उससे थोड़ा सा हल्का है तो इम्प्रिजनमेंट, वो जो 2 तरीके का होगा। उससे थोड़ा है, फाइन में निपटा देंगे। उससे अगर थोड़ा है तो आप फंस रहा है, बताओ। हाँ? उसके बीच में एक और है, फॉर फीचर। कुछ ऐसे ऑफेंस होते हैं जिसमें जो प्रॉपर्टी उसने अर्न की है उसी को छीन लेती। क्लियर हो गया? तो वहां पर भी पनिशमेंट कई तरीके का हो गया। तो यहां जो लाइबिलिटी है, दायित्व है, वो कितने प्रकार का या कितने काइंड का हो सकता है? एक मैं बता चुका हूं। एक क्या, दो बता चुका हूं। हाँ। और एक है एब्सोल्यूट, जिससे बनी है। ठीक है।
तो जहां तक लायबिलिटी की बात आती है तो सबसे पहली जो लायबिलिटी होगी वो इंडिविजुअल कैसी होगी? व्यक्तिगत। तूने निपटाया है तू ही देगा, तेरे चचा से क्यों लेने लगा? पहले समझ ले, लिख बाद में लीजिएगा। जिस व्यक्ति ने नुकसान किया है पहले उसी को पकड़ा जाएगा, तुझसे ही लूंगा। चचा क्यों लायबिल होने लगे या उसका रिश्तेदार लायबिल क्यों होने लगे? तो पहली लायबिलिटी होती है इंडिविजुअल लायबिलिटी, या हिंदी में कहेंगे व्यक्तिगत। जिसने किया है वो ही भरे। ठीक है, दूसरा कौन सी हो सकती है? हाँ, किसी और की। तो दूसरा वाइकेरियस लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? वाइकेरियस। हिंदी में क्या कहेंगे? वाइकेरियस को हिंदी में क्या कहेंगे भाई? हिंदी भाषी कोई नहीं हमारी क्लास में? भारत जो है हिंदी भाषी है और हिंदी नहीं आती है, क्या कहते हैं वाइकेरियस को? अरे वो तो मुझे ही पता है, जब गूंगे हो। खैर मुझे भी नहीं पता है, याद नहीं आ रहा है, मैं भी बाद में बताऊंगा सोच कर। कोई बात नहीं, सब एक जैसी। दूसरी है वाइकेरियस, लेकिन ये थीम क्या है वो बताता हूँ। वाइकेरियस का मतलब होता है कुछ रिलेशनशिप की वजह से, एक आदमी के रॉन्ग डूइंग की वजह से या रॉन्ग एक्ट की वजह से दूसरा भी लायबिल होता है। जैसे अभी चचा की लायबिलिटी कब बनेगी? जब उसके भतीजे ने कुछ किया। प्रिंसिपल की लायबिलिटी कब होगी? जब उसके एजेंट ने। पार्टनर की लायबिलिटी कब होगी? जब उसके दूसरे पार्ट। तो कुछ रिलेशनशिप होते हैं जिसकी वजह से यहां पर एक व्यक्ति के रॉन्ग डूइंग की वजह से दूसरा भी लायबिल, वो एक से ज्यादा भी हो सकता, कम से कम दो ही होंगे। तो दो हो गई साहब। और कौन सी है साहब? इंडिविजुअल लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी, और अरे बोलो भाई, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के केस बताया था मैंने आपको, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। इसमें कुछ नहीं कर रहा है, बस उसका जो जो कार्य करना है वो डेंजरस है। उसका एक्ट जो है वो लॉफुल तो है लेकिन डेंजरस है, और जो एक्ट वो कर रहा है वो एस्केप हो रहा है, उसके कंट्रोल से बाहर हो गया। और कंट्रोल से बाहर होने के बाद क्या हुआ? किसी थर्ड पर्सन को उसने इंजरी पहुंचा दी, नुकसान पहुंचा। यही है। इसी का उल्टा क्या है? एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ठीक है, अब दोनों ही सेम चीज है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शंस दिए गए या डिफेंसेस दिए गए कि अगर इस वजह से किया गया है, अरे भाई मेरी टंकी रखी है, टैंक रखा है मेरी छत पर, अब दूसरा आदमी उसको तोड़ देता तो जिम्मेदारी मेरी कोई है। मैं तो बहुत कायदे से रखा हुआ हूँ, फेंसिंग वेंसिंग लगा रखी है, लेकिन वो आके अगर उसको हथौड़ा चला रहा तो भाई हमारी जिम्मेदारी नहीं। लेकिन जहां तक एब्सोल्यूट लायबिलिटी की बात है, यहां पर तूने करा है भाई, और डेंजरस चीज थी, एस्केप हुई थी और लॉस हुआ। यहाँ दिस लायबिलिटी इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ एनी एक्सेप्शन, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। इसका इंपॉर्टेंट केस कौन सा है? हाँ जी, एम सी मेहता। थोड़ा शांति बनाए रख। एम सी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वो भी बताएंगे बेटा। कौन सा था बेटा? ओलियम गैस। अच्छा, भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? हाँ तुझे पता है तो बता बेटा। किसी को पता है भोपाल गैस ट्रेजेडी क्या हुई थी? और वो जो गैस रिसाव हुआ था उसका क्या नाम है? हाँ बेटा, इंडियन गैस, मिथाइल। हाँ ये आंसर है, मिथाइल नहीं है बेटा। अरे बेटा कमाल करते हो। एमसी मेहता का केस है, ये वकील साहब थे, हर जगह टांग फंसा देते थे। ठीक। एक है जॉइंट लाइबिलिटी। कैसी लाइबिलिटी? ये कब होती है साहब? जैसे को एक्यूज्ड होते नहीं होते को एक्यूज्ड, ऐसे ही जॉइंट लाइबिलिटी कब होती है?
जब एक ही टॉर्ट दो लोगों के द्वारा किया जा, तो उनकी लायबिलिटी कैसी होगी? जॉइंट। एक छठी आती है सेवरल लायबिलिटी, कि जितने लोगों ने टॉर्ट किया सबके विरुद्ध आएगा मुकदमा। वो सब चार लोगों ने किया, चारों के विरुद्ध लेकर आए, तो वो कैसी लायबिलिटी है? सेवरल। तो ये संयुक्त है, ये पृथक है हिंदी में, ये कठोर है। तो ये लायबिलिटीज हैं जो हमें हर केस के अंदर या हर टॉर्ट के अंदर पढ़नी है। ठीक, कल जो छोड़ा था किस पॉइंट पर छोड़ा था हमने? हाँ, तो कल 3 बता दिए थे मैंने। कौन कौन से? ठीक है, और अरे बताओ, सभी से सवाल है ये, पेज पलट लो चुपचाप से। ठीक है, और अरे बेटा नासा से कनेक्ट हो गई है, मैं पढ़ा लूं? और मैं तो अपना स्पेस सूट भी नहीं लेकर आया हूं। क्या चाहती है बेटा? छापा पड़ जाएगा यहाँ पर। हाँ बेटा, वही तो कह रहा हूँ। मुझे तो वैसे ही लगा नासा से कनेक्ट हो गया। खैर, चलिए, अब ये समझ में आ गया तो उसे लिख लीजिए। क्या था बेटा वैसे ये? नोटिफिकेशन था बेटा, मेरी रिकॉर्ड मत करो आवाज, ये गलत है। चलिए, हेडिंग डालिए लाइबिलिटीज इन टॉर्ट्स। लिखवा देंगे बेटा, एक साथ लिखवा देंगे इसको। लाइबिलिटी इन टॉर्ट्स। लिखिए, इट मीन्स, it means responsibility of a person who do a wrongful act, or omission that causes injury, or that causes injury to another person. तो लाइबिलिटी का मतलब है लीगल अकाउंटेबिलिटी। क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी। क्यों है अकाउंटेबिलिटी, क्यों है रेस्पॉन्सिबिलिटी? कि तुमने रॉन्गफुल एक्ट किया है या ओमिशन किया है, और इन दोनों की वजह से या इनमें से किसी एक की वजह से किसी तीसरे व्यक्ति को या तो नुकसान हो रहा है या उसकी इंजरी हो रही है। तो अब आपको यहां पर अकाउंटेबल किया जाए, आपकी जवाबदेही। कोई एग्जाम्पल बता दो जब तक मैं हिंदी वालों को लिखवा दूं। किसी व्यक्ति के द्वारा गलत कार्य के कारण किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को हुई क्षति के लिए
व्यक्ति को क्षति के लिए विधिक रूप से जवाबदेही होना। हाँ भाई, कोई एग्जाम्पल दे दो। होंगे तो यहां भी 4-5 लटक रहे हैं। अरे बताओ भाई, कोई एग्जाम्पल नहीं है टॉर्ट की, लाइबिलिटी के लिए। मतलब 2 दिन से टॉर्ट पढ़ाया जा रहा हो, एक एग्जाम्पल नहीं बना पा रहे हो। फिर मोदी जी कहते हैं वाह, कितने तेजस्वी लोग हैं। जी सर। बेटा तू तो क्राइम में ही घुस गया, डिफरेंस है ना। हाँ, हमें यहाँ पर उन एग्जाम्पल को या उन इलस्ट्रेशन को देने का दिया जाएगा या देना चाहिए जो सिंपल टॉट है। कार वाली भी जो है, ड्राइविंग जो नेग्लिजेंट, वो भी क्रिमिनल ऑफेंस है। कुछ ऐसा दे दो जो आसान हो। पंखा है, गिर गया, सिंपल से पंखा चलता रहेगा। भाई यहाँ जिम्मेदारी किसकी है? जो यहाँ का ओनर है या जिसका पोजीशन है, उसकी ये जिम्मेदारी है कि भाई पंखा सही हालत में होना चाहिए। पंखा गिर गया, ये भी हो सकता है। पंखे की या फिसलने की, वाइकीरियस लाइबिलिटी में आएगा। दोनों को निपटा दिया जाएगा। पाठशाला वाले भी खिंचेंगे और स्वीपर भी आएगा, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। भाई वो इनका कौन है, मास्टर और सर्वेंट वाला रिलेशन है, तो दोनों निपटे जाएंगे। और एक चीज और बता दूं, जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दी कार वाली, तो जब कार से किसी को उड़ा दिया जाता तो कौन सा ऑफेंस है, और वो निपट चुका है, उसकी सेवा समाप्त कर दी गई है ड्राइवर ने कार के द्वारा, तो डेथ बाई नेग्लिजेंस है। इसमें सबसे बड़ी चालाकी क्या की जाती है? अगर मान लीजिए अथर्व के पास कार है, इनके पिताजी की कार ये लेके निकल लिए और 2 को सेवा समाप्त करते हुए घर पहुंच गए, गाड़ी खड़ी कर दी, तो अब इनको डिफेंड करने के लिए सबसे खास चीज क्या की जाएगी? चतुराई। जैसे बस अथर्व था ही नहीं, अथर्व की जगह ड्राइवर को दिखाया जाएगा। वहां ऑफेंस को तो डिनाई नहीं कर सकते हैं। किसको डिनाई नहीं कर सकते हैं? ऑफेंस तो हुआ है, लेकिन ये नहीं था, वो कोई और। सबसे बड़ी चालाकी यही होती है अगर बचाना। वैसे उसमें भी ज्यादा सजा नहीं है, 2 साल की सजा है, शायद अब 3 की हो गई है, और उसमें बेल भी मिल जाती है। लेकिन फिर भी हम जेल क्यों जाए? हमारे पास तो पैसा बहुत है, हमारे ताल्लुकात बहुत है, हम इस चीज को इस तरह से मैनेज कर लेते। क्लियर हो गया? चलिए, तो एक आध इलस्ट्रेशन सब याद कर लिया करो टॉट्स की। बहुत सारे टॉट हैं, जैसे कल बताया था कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, कि कंडक्टर कह रहा ऊपर चढ़ जा, अबे ऊपर कैसे साले, अरे बैठ जा तू, 50 की जगह 30 दे देना। तो अब उन 20 बच रहे, लेकिन आगे जाकर उसकी चोट लग गई, हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं, तो अब वो दोनों लायबिल होंगे। उसने इनवाइट किया और उसने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और इंजरी सस्टेन हुई। लिखिए साहब, पहले लिखिए स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं कठोर दायित्व। लिखिए, अ पर्सन मे बी लायबिल, a person may be liable even without proving, even without proving negligence or intention। क्लियर है सब? अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो बता दिए। हाँ, अब हिंदी वाले लिख लें कठोर दायित्व का। कठोर दायित्व में प्रतिवादी, कठोर दायित्व में प्रतिवादी बिना उपेक्षा और बिना उपेक्षा और
इंटेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं? इंटेंशन को हिंदी में, अरे बेटा उर्दू में कहाँ चली गई बेटा, गजल की तरफ कहाँ बढ़ रही है, मुशायरे में गई थी। इंटेंशन को हिंदी में क्या कहते हैं? मैंने कितनी बार बताया कि हिंदी की टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए। आशय, ये जरूरी है भाई। बिना उपेक्षा और आशय को साबित किए भी मुआवजे के लिए दायित्व होगा। अब इसमें केस लिख लीजिए, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखनी होगी, हमें कुछ नहीं प्रूफ करना है, ना इंटेंशन प्रूफ करनी है और ना ही नेग्लिजेंस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कुछ ऐसा एक्ट जो कि डेंजरस है और वो उसके कंट्रोल से बाहर है, और तीसरा उससे किसी को नुकसान पहुंचा। वो इंटेंशनल कर रहा जरूरी नहीं है, नेग्लिजेंट है जरूरी नहीं है। अब जैसे लोग घर में डोमेस्टिक एनिमल पालते हैं, बिल्ली पाल रहे हैं, कुत्ता भी ले आते हैं सब। अब कोई कहते मैं शेर पाल लूंगा, पहले तो पाल ही नहीं सकता है, और वो शेर बाहर आ गया तो एस्केप, तो डेंजरस चीज नहीं कर सकती। रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में क्या था, फैक्ट बता दीजिए। मैं बता चुका हूं इसलिए पूछ रहा हूं, कहानियों से याद होंगे, किताबों में सब लिखा है। क्या हुआ था रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में? बहुत सारा पानी रिजर्वायर में इकट्ठा कर लेता और वो एस्केप कर जाता, किसी वजह से वो ब्रेक हो जाता और एस्केप, और जो आसपास की जो लैंड है उसमें एंटर कर जाता और उसका फसल का नुकसान हो जाता है। तो तीन चीज, पहला डेंजरस थिंग, ठीक है, दूसरा एस्केप, उसका बाहर निकलना, तीसरा क्षति का पहुंचना। यहाँ इंटेंशन तो नहीं है कि साहब किसी के घर में पानी चले जाए, ना वो नेग्लिजेंट है, सही तरह से उसने रख रखा है। ठीक, अगला लिखिए साहब, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, पूर्ण दायित्व। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में लिखेंगे पूर्ण दायित्व। देखिए, इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट याद रखिएगा, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो प्रिंसिपल है वो कहां पर इवॉल्व हुआ है? इंडिया के सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी means an entrepreneur engaged in a hazardous or dangerous activity is liable for harm caused by it. ठीक, in it there is no exception available. In it there is no exception available. केस का नाम एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब जैसे एमसी मेहता लिखा है, एमसी मेहता वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं लिखा गया, या सरकार क्यों नहीं लिखा गया, यूनियन ऑफ इंडिया क्यों लिखा गया? ये जरा बताइए जरा, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? हिंदी वाले लिखें पूर्ण दायित्व में खतरनाक उद्योग के करने से, खतरनाक उद्योग के करने से होने वाले नुकसान या क्षति के लिए
उद्योगकर्ता उद्योगकर्ता का पूर्ण दायित्व होगा। हाँ जी, मिल गया बेटा। तो बेटा क्यों चोरी करने की कोशिश कर? हाँ भाई, हाँ बेटा, रिट पिटीशन कहाँ? तुम्हें किसने बता दिया कान में आके कि रिट पिटीशन है ये? हर केस में यूनियन ऑफ इंडिया होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं लिखा जाता है? अरे पीछे वाले जो बिना टिकट वो बता दे। अरे पीछे वालों को आता है, और मैं पढ़ा चुका हूँ पीछे वालों को कम से कम, इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, हाँ तो सेंट्रल गवर्नमेंट लिखो ना, मैं कह रहा हूँ बीजेपी लिखो, मैं कहा कि कांग्रेस लिखो या एनडीए लिखो। हाँ, पश्चिम बंगाल की बात हो रही है ना यहाँ पर। ये तो राहत इंदौरी वाला का, राहत इंदौरी को जानते हैं आप? अब तो बेचारे सेवा समाप्त हो गई उनकी। तो वो एक बार उन्होंने किस्सा बताया कि वो कहीं मुशायरे में शेर पढ़ रहे थे, और उन्होंने उसी मुशायरे में कह दिया कि सरकार चोर है। क्या कह दिया? सरकार चोर है। अब मुशायरा पढ़ के घर पहुंचे, सुबह जब उठे तो पुलिस वाले घर पहुंच गए, उठा ले उन्हें, थाने में उठा दिया कि साहब बता तो दो कि क्यों लाए हो। कि साहब रात में मुशायरे में आपने कहा कि सरकार चोर है। तो उन्होंने कहा हाँ साहब, मैं तो अभी भी कह रहा हूं कि सरकार चोर है। तो इसलिए तो नहीं को साहब, मैंने कब कह दिया कि भारत की सरकार चोर है? कि अच्छा, अब आप हमें इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि हमें ये नहीं पता कि सरकार कौन सी चोर है। समझ में बात आ रही है? अरे सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन उठाओगे, आर्टिकल 300 में ये लिखा हुआ, देख लीजिए जरा, अगर मुझे सही याद है, आर्टिकल 300 में ये लिखा गया है कि अगर वादी या प्रतिवादी जो होगा, अगर सरकार होती है तो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से उसे लिखा जाएगा। और यही बात अगर सीपीसी पढ़ी है किसी ने, तो सीपीसी में 79 कहता है और 80 कहता है। जब आप पीसीएस लिखने जाओगे तो यहाँ पर जो वो व्यक्ति था श्रीलंका वाला, क्या नाम था, 10 सर रखने पड़ेंगे। कितने सर रखने पड़ेंगे? तभी तो सब्जेक्ट पढ़ पाओगे। अब 10 सर तो नहीं रख सकते, तो यही सोचना पड़ेगा। पढ़ा नहीं पढ़ाया था मैंने, तो आपका आंसर क्यों नहीं आ रहा बेटा? चलिए, हाँ, वहां जो सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की जगह अगर केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई भी वाद आता है तो यूनियन ऑफ इंडिया दिखाया जाएगा। अगर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आता तो स्टेट गवर्नमेंट का नाम लिखा जाएगा। जैसे यूपी के अगेंस्ट में है तो स्टेट ऑफ यूपी, बिहार के अगेंस्ट में तो स्टेट ऑफ बिहार। ये है बस, 300 में लिखा है। चलिए, वाइकेरियस लाइबिलिटी। वाइकेरियस लाइबिलिटी को हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधिक दायित्व। वाइकेरियस लाइबिलिटी को हिंदी में कहते हैं प्रतिनिधिक दायित्व, या परोक्ष दायित्व भी कहते हैं। लिखिए साहब इसके अंदर, हिंदी मत लोगो बेटा, घबराहट हो जाएगी। बीपी ऊपर नीचे शूट अप हो गया तो कौन लेके जाएगा? वही चीज करा करो जो हमारे काबू वाली है। ठीक है, लिखिए, वन पर्सन इज हेल्ड लायबल, वन पर्सन इज हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एनोदर। सिंपल सी बात है कि एक आदमी ने क्या, दूसरे आदमी को पकड़ा जा रहा है। वन पर्सन इज हेल्ड लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ एनोदर बिकॉज ऑफ अ स्पेशल, बिकॉज ऑफ अ स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन देम। क्लियर है साहब? एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लिख लीजिए अपना, मैं हिंदी वालों को लिखवा दूं। हिंदी वाले लिखें प्रतिनिधिक दायित्व में एक व्यक्ति, या जब एक व्यक्ति, ऐसे लिख लें, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दोषपूर्ण कार्य के लिए, दोषपूर्ण कार्य के लिए दायित्व होता है, क्योंकि दोनों व्यक्तियों के बीच में
दोनों व्यक्तियों के बीच में विशेष संबंध। एग्जाम्पल लिख ली, कितनी लिखी है साहब? कौन कौन सी? मास्टर सर्वेंट और पार्टनर्स भी लिख लो, और पति पत्नी भी लिख सकते हैं। सवाल यह है कि पति पत्नी लिख सकते हैं क्यों? पत्नी की ज्यादातर जो चीजें होती है उसके लिए तो पति लायबिल होता है, और इस पे इस रिलेशनशिप नहीं होता बेटा। कैसा? फिड्यूशरी, ये कौन सा रिलेशनशिप होता है बेटा? पैसे से। तो ये जो प्रिंसिपल और एजेंट है इनके बीच में पैसे नहीं होता? पार्टनर्स के बीच में सबसे ज्यादा मार पटाई हो जाती है पैसे के चक्कर में, नहीं होता है? तो मतलब हस्बैंड वाइफ को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं? बताइए। या कोई भी ऐसा इलस्ट्रेशन हो सकती है या ऐसा सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं कि जब हस्बैंड के लिए वाइफ लायबिल हो और वाइफ के लिए हस्बैंड लायबिल हो। हाँ बेटा जोर से। मन नहीं, मन में ना कहा करो, मन की बात करने वाले एक ही बहुत है। मैं पूछ रहा हूं क्या 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 ऐसी कोई सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें ये हो सकते हैं एक दूसरे के लिए? वैसे पत्नी तो कहते साहब मेरे पास तो कुछ नहीं है। यहां तो मोदी जी ने करा था, सारी पत्नियों को बर्बाद कर दिया 2017 में पर्दे के पीछे आकर, कि आज से सारे नोट जो है वो अब उन्होंने भी निकाले साहब, मेरे भी बदल लाओ। सारी पत्नियों का जो खजाना था जो छुपा हुआ खत्म कर दिया था। ये सच्चाई है, मैं मजाक में कह रहा हूं। और कुछ के उसको बड़ी तकलीफ हुई, जो भूल गया रखकर किताबों में रख देते, उसके भाई यार ये रह गए 4 नोट। खैर, तो पार्टनर्स मैंने बताए थे, तो पार्टनर्स हस्बैंड एंड वाइफ भी हो सकते हैं। कौन मना कर रहा है? दोनों मिलकर पार्टनरशिप नहीं बना सकते? एग्रीमेंट हो सकता है कि भाई दोनों मिलकर पार्टनरशिप बनाते हैं। क्लियर है? तो ये पॉसिबल हो सकता है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इस तरह से। लेकिन एग्रीमेंट होना जरूरी है। जैसे हिंदूज में हिंदू जॉइंट फैमिली होती है और उनका जॉइंट बिजनेस होता है, वो पार्टनर नहीं होता, क्योंकि पार्टनरशिप का ओरिजिन किस पर होता है, या पार्टनरशिप किस पर बेस करती है? हाँ भाई पुराने वाले, या जो भी थे जिनको मैंने पार्टनरशिप पढ़ाई है। बिल्कुल प्रॉफिट की बात हो रही है बेटा। तो जो फैमिली बिजनेस है हिंदूज का, हिंदू जॉइंट फैमिली का, उसमें भी तो प्रॉफिट ही होता है, लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। एक ही चीज है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्रीमेंट। एग्री होते हैं कि साहब जो फायदा होगा हम एक दूसरे के साथ बांट लेंगे और मिलकर धंधा करेंगे। तो सबसे पहले एग्रीमेंट, उसमें सब लिखा हुआ होता है। अगला लिखिए, जॉइंट लायबिलिटी, संयुक्त दायित्व। संयुक्त दायित्व, जॉइंट लायबिलिटी। आयुष तुम्हारा बड़ी लेट आंसर आया। एग्जाम्पल पूछी थी टॉर्च की। A school bus driver, while in the course of employment racing with another bus, hurt a person, so the injured person sued the bus company for damages. सही है एग्जाम्पल, कि भाई उसका काम है बस है ट्रांसपोर्ट के लिए यूज करना, अब तू चेज कर रहा है, उसके लिए भी लायबिल होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। समझ बात आ गई? अब इसी पर एक प्रॉब्लम बताइए। एक ड्राइवर, एक कंडक्टर है, जाते हैं किसी काम से, ट्रक मान लीजिए। अब रात दिन ट्रक चलता, तो भूख लग रही है, तो रात को हो सकता है कि 9 बजे वो कहीं ढाबे पर खाना खाने के लिए रुक गए। ड्राइवर जो है ज्यादा खाना खा रहे हैं, तो अभी उनका खाना फिनिश नहीं हुआ। कंडक्टर ने अपना निपटाया और उसने कहा, या उसने सोचा कि मैं इसको टर्न कर लूं ट्रक को, और उसी टर्न करते में एक्सीडेंट हो जाता है। ठीक है, जबकि ड्राइवर जो है खाना खा रहा था। तो क्या यहां पर वाइकेरियस लायबिलिटी होगी? एम्प्लॉयर लायबिल होगा, जो मालिक है वो लायबिल होगा, जो बस कंपनी या ट्रक का मालिक है। और ये इसके कौन है? सर्वेंट है। बताओ भाई जरा, प्रॉब्लम समझ में आ गई? 2 लोग हैं, अक्सर ढाबे पे खाना खाते हैं, वो भी सही काम कर रहा है, मोड़ के खड़ा कर दिया जाए, टर्न कर दिया जाए, तो क्या ऐसे में लायबिलिटी होगी? होगी, शाबाश।
कितने लोग कह रहे हैं होगी? एक्सप्रेशन में मत जाना, हो सकता है कि होगी नहीं होगी, और कितने लोग कह रहे हैं नहीं होगी। अब दोनों अपने रीजन बता दो। बिल्कुल सही बात है। और कितने लोग मना कर रहे हैं, उनके पीछे या उनके पास क्या रीजन है? अरे इधर वाले बताओ। इधर वाले के पास आंसर ही नहीं है। लायबिलिटी नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी? ये बात सही है कि दोनों जो है सर्वेंट हैं, किसके? मालिक के। लेकिन दोनों को डिफरेंट जो वर्क असाइन है। कंडक्टर का काम ड्राइव करना नहीं, ड्राइवर का काम ड्राइव करना है, तो उसने ऑथराइज कोई कर रखा है, अनऑथराइज एक्ट कर रहा है, इसलिए लायबिल नहीं होगा। ये प्रॉब्लम आए तो गलत मत कर करा। केस लॉ बेस्ड है बेटा, किससे बेस्ड है? केस लॉ। ठीक, चलिए देखिए, जॉइंट लायबिलिटी में व्हेन टू और मोर पर्सन, when two or more person jointly commit a wrong, they are jointly liable, they are jointly liable for such tort. हिंदी वाले लिख लें। हाँ, आयुष का आंसर बिल्कुल सही, बिकॉज ही इज हायर्ड एज ए कंडक्टर नॉट एज ए ड्राइवर ऑफ ट्रक। ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन कर क्या रहा है तू? हिंदी वाले लिख लें, जब दो या अधिक व्यक्ति मिलकर, इसकी एग्जांपल दे दिए जॉइंट लायबिलिटी की, मिलकर टॉट या रॉन्गफुल एक्ट करते हैं या दोषपूर्ण कार्य करते हैं, तो सभी संयुक्त रूप से दायित्व रखते हैं। हाँ भाई बेटा, बेटा क्राइम में क्यों घुस गया भाई? तो कैसे पकड़ू? हाँ बेटा, और ट्रैक्टर लेके घुस गए दोनों। इससे और आसान है, बहुत सिंपल है, डिफेमेशन। एडिटर है, ठीक है, वो लिखकर ला रहा है, और एक जो है जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट लेकर आ रहा है डिफेमेटरी स्टेटमेंट, एडिटर इसको पास कर दे तो निकाल दिया जाता है, छाप दिया जाता तो एक से ज्यादा लोग हो गए, दोनों की लायबिलिटी। मैं जर्नलिस्ट हूं, दोनों की बेटा लायबिलिटी। उसकी लायबिलिटी ये है कि अगर कोई गलत चीज है तो वो उसको प्रिंट ना होने। बेटा वाइकरियस लायबिलिटी बचता नहीं है, लायबिलिटी दोनों की होती है, जिसने क्या उसकी तो होगी ही। उस बेटा तुम ये समझ रहे हो उसकी नहीं होती है, लो, दोनों की होती है। ठीक है, अगला लिख लीजिए, सेवरल लायबिलिटी। सेवरल जिसे हिंदी में कहते हैं पृथक। एक मैंने डिफेमेशन पे केस बताया था आपको, कैसिडी मिरर वाला केस था। तो उसमें एक महिला है जिसके बारे में एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट पब्लिश कर दिया जाता है, और ये मानकर के इस नाम की कोई फीमेल है ही नहीं, लेकिन उस नाम की वो फीमेल मिल जाती है और वो उन पर मुकदमा कर देती है। तो यहाँ दो लोग हैं, मान लीजिए एक एडिटर है और एक न्यूज़पेपर ओनर है, तो जॉइंट लायबिलिटी में वो दोनों के विरुद्ध करेगी, और सेवरल लायबिलिटी में, पृथक में, वो दोनों के अलग अलग मुकदमे करेगी। तो यहाँ उसके पास दोनों ऑप्शन है कि एक साथ दोनों को निपटा दे या दोनों से अलग अलग क्षतिपूर्ति का दावा करे। हिंदी में लिख लिए पहले, अंग्रेजी में लिखिए, वेयर ईच रॉन्ग डूअर
where each wrongdoer is liable for damage attributable to his own wrongful conduct. The liability is several. Attributable to his own wrongful conduct, the liability is several. भाई एक सवाल आया, जब तक हिंदी में लिखवाऊंगा उसका आंसर बताए। सर मिसचीफ और न्यूसेंस में हो सकती है क्या जॉइंट लायबिलिटी 2 पर्सन की? सोच के बताइए, तक मैं हिंदी में लिखवा देता हूं। प्रत्येक दोषपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति को पृथक रूप से क्षतिपूर्ति के लिए दायित्व ठहराया जा सकता है। बस आज के लिए इतनी है। इसका आंसर बता दिए सर। मिसचीफ और न्यूसेंस में हो सकती है 2 या 2 से ज्यादा लोगों की जॉइंट लायबिलिटी। हाँ जी जल्दी बताइए। पक्का? चलिए, सबसे पहले एक चीज याद रखिए, यहाँ 2 चीजें बोली गई थी, मिसचीफ और न्यूसेंस। मिसचीफ क्राइम है, न्यूसेंस टॉर्ट है। सबसे पहले आपको ये कहना चाहिए था सर। ये बात सही है कि लायबिलिटी होगी, लेकिन 2 अलग अलग चीजें। सवाल को भी समझिए कि सवाल किस तरीके से पूछा जा रहा है। तो हो सकती है वहां पर जो है पनिशमेंट दिया जाएगा दोनों को, और यहां पर दोनों को डैमेजेस के लिए लायबिल ठहराया जाएगा। लेकिन बेटा 2 अलग अलग चीजें हैं। तुम जो है हिंदू विधि विधान में निकाह करवा रहे हो, चक्कर हो जाएगा बेटा। कि भाई एक मुस्लिम जोड़ा भी पहुंचेगा कि भाई तुम हमें भी इसी में बिठा, अबे भाई चक्कर पड़ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि एक ही मंडप में निकाह हो जाए? अरे मंडप में शादी हो रही है, मंडप ही तो सजाए हैं, आग वग जल रही है, सेक्रेट फायर, और वहीं कहते साहब इमाम साहब भी मिल गए जो निकाह पढ़ाते गए, यहाँ दावत में कहा था, अरे हमारा कल की जगह अभी निपटाओ, हो सकता है कल विवाद हो जाए, तो क्या वहां निकाह पढ़ाया जा सकता है उस मंडप में? अब ये तो नहीं लिखा कि मंडप में निकाह नहीं पढ़ाया जा सकता, पढ़ाया जा सकता है भाई, क्या दिक्कत है? वैसे भी संयुक्त विवाह कराए जाते हैं ना सही सरकार के द्वारा, 25 जोड़े एक तरफ 25 जोड़े एक तरफ। इधर मुसलमानों का निकाह होता है और हिंदू का जो भी सेरेमनीज है वो होती है। बस हो गया बेटा, आज के लिए इतना ही है। हाँ बेटा कौन सा ना बस वाला, हाँ हाँ कि अगर वो कंडक्टर की बात मान के चले बैठे उसमें अगर वो पड़ जाता है हाँ तब भी लायबिलिटी होगी बेटा। उसमें मर्डर उसकी नहीं, मर्डर नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि यहाँ एक्ट ऑफ नेग्लिजेंस है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। सबसे पहले जो टॉट है वो नेग्लिजेंस है। अब क्योंकि यहाँ पर आदि उसकी गलती है आदि उसकी गलती है, तो डेथ बाई नेग्लिजेंस, तो इसलिए कंपनसेशन या डैमेज दिया जाएगा। कल्पेबल में जा सकता है ना बेटा।